रांची में मेधा मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास। सीएम सोरेन ने किया प्लांट का शिलान्यास। राज्य भर से आए किसानों को सीएम ने किया संबोधित। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे जामताड़ा। सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गरमाटाड आदिवासी कार्यक्रम में हुए शामिल। सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन। आदिवासी विरोध के बीच में सीएम ने किया लोकार्पण। आदिवासी नेता के नाम पर समर्पित किया फ्लाईओवर। विरोध के बावजूद हुआ रांची स्थित सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन। बीजेपी ने सरकार पर आदिवासी अवहेलना का लगाया आरोप। सीपी सिंह बोले सरकार कर रही अनदेखी। बिहार के नालंदा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हुए शामिल। राहुल गांधी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकुड़ के रविंद्र भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें महावीर मड़ैया को एक बार फिर से सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सचिव सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अशोक मांझी ने की है, जबकि संचालन वरीय नेता रंजीत सिंह ने की है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी रही। किसी अन्य नामांकन के अभाव में मड़ैया को निर्विरोध चुना गया है। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष और नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। बैठक में दर्जनों नए कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। जिलाध्यक्ष महावीर मड़ैया ने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का वंचित वर्गों के अधिकार की लड़ाई को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है, ताकि राजद आगामी चुनाव में मजबूत विकल्प बने। और पाकुड़ राष्ट्रीय जनता दल की अहम बैठक आयोजित हुई। उनको सरकारी का लाभ दिलाते हैं। हम लोग भी आज से नहीं, पाकुड़ जिला में मेरे पिताजी स्वर्गीय जयजम्मा जी लालू जी से बहुत करीबी थे। जब वो सीएम नहीं बने थे तब से उनसे करीबी थे। तो पाकुड़ जिला में मेरे पिताजी मेरे ख्याल से 10 साल यहां प्रभारी रह चुके हैं। आज वही पाकुड़ जिला जो है हमको दायित्व दिया गया। तो पाकुड़ जिला के लिए लालू जी ने जो भी किया है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, और जो भी करेंगे अच्छा ही होगा अगर आप लोग पूरा गांव-गांव में संगठन को मजबूत कीजिएगा। क्योंकि राजद एक ऐसा पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, गरीबों का साथ देना वाला पार्टी है। पूर्वी सिंहभूम जिला वन प्रमंडल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जिले को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जहां पर धाल भूगढ़ वन रेंज कार्यालय परिसर में हस्तनिर्मित जूट बैग और साथ ही पत्तों से बने पेज निर्माण का लघु उद्योग शुरू किया गया है, जिसमें आगे स्वरोजगार से लोग जुड़ सकेंगे। इस कार्यशाला में अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वन विभाग के रेंजर दिग्विजय सिंह ने बताया कि यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहायक होगी। जूट बैग के उपयोग को बढ़ावा देने से पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा और ये प्रयास स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी है। आप लोग देख रहे हैं महिलाएं लोग यहाँ बैठी हुई है, और चूंकि जो वन प्रबंधन संरक्षण समिति की महिलाएं हमारे जमशेदपुर वन प्रमंडल के अंतर्गत जो कार्यरत है, जो संगठन जो प्रबंधन समिति कार्यरत है इस पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ के महिलाओं को हम लोग जो है रोजगार से जोड़ने के लिए और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के दिशा में एक हम लोग का सार्थक शुरुआत है, और जिसमें जो है महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए ताल पत्ता का मशीन है, और उधर जो है जूट का थैला का मशीन है, जो अधिक से अधिक हम लोग प्लास्टिक को समाप्त करके और ताल पत्ता से और प्लास्टिक का जो ये है खत्म कर सके, उस दिशा में हम लोग आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को संथाल परगना के 5 जिलों दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ के पुलिस अधीक्षकों के साथ में अपराध समीक्षा को लेकर अहम बैठक की है।
बैठक में हाल ही में दिनों में घटित अपराधों की समीक्षा की गई। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। आगामी बकरीद को लेकर आईजी ने विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की बात कही है। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, गश्ती बढ़ाने, खुफिया तंत्र को सक्रिय करने पर जोर दिया। क्षेत्रीय चुनौतियों और संवेदनशील मुद्दों को लेकर गहन चर्चा हुई। अंत में आईजी सिन्हा ने सभी एसपी के कार्यों की समीक्षा की, बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए सराहना की, अपराध नियंत्रण में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। क्षेत्र के जोनल आईजी को कितना अपना योगदान हुआ और समथान परगना जोन में हमारे 3 एसपी भी बदल के आए हैं। यद्यपि कि मैं समथान परगना के दुमका और जामताड़ा में पहले पदस्थापित रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वो 2 जिले तक ही सीमित थे। तो एक तो पहले इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और क्योंकि हमारे सारे एसपी और हमारे डीआईजी साहब उपस्थित हैं, तो हर जिले की अपनी क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो क्राइम को लेके हो, चाहे कोई लैंड इश्यूज हो या कोई और उनका ज्वलंत मुद्दा हो। अभी आने वाले टाइम में हमारे देवघर में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी विजिट हो रहा है, वो भी है। कल बकरीद है, तो उस आलोक में एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के बारे में अपने एसपी से जानकारी प्राप्त करना उद्देश्य। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा विस्तार रूप से सड़क दुर्घटना संबंधित दुर्घटनाओं के आंकड़ों, विगत वर्षों से दुर्घटना के आंकड़े और उससे होने वाली मृत्यु के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही 2024-25 के तुलनात्मक दुर्घटना के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, रोड कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा की जा रही सड़क सुरक्षा कार्यों को रखा गया है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जल्द ही सड़क सुरक्षा के मद्देनजर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 होमगार्ड के जवानों का बहाली किया जाएगा। वेस्ट सिंहभूम जिले में मेरे कार्यकाल के दौरान की पहली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक NH-75 या बाकी जगहों पे जहाँ गड्ढे हो गए हैं उन सबको कैसे भरा जाए, उसकी प्रणाली पे भी चर्चा हुई। जो हमारे ब्लैक स्पॉट है, जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्रत्येक मंथ मैं देख रहा हूँ कि 10-15-20 एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उनके कौन से ब्लैक स्पॉट हैं उनकी चर्चा होगी और कैसे इनको रोका जा सकता है, कहाँ पे साइनेज लगाए जा सकते हैं, कहाँ पे ब्रेकर लगाए जा सकते हैं, कहाँ पे रोड को चौड़ाकरण किया जा सकता है और उनके लिए किस किस तरह के एनओसी परमिशन की आवश्यकता होगी, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी। जल्द ही हम लोग सभी ब्लैक स्पॉट जितने हैं जहाँ पे घटनाएं होती हैं उस पर हम लोग कुछ निर्णायक कदम लेंगे। लोगों से भी अपील है कि सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं, 2 मिनट बचा लेना और उसके लिए गाड़ी तेज चलाना और उस कारण से दुर्घटना हो जाना, ये किसी भी तरीके से अपने जीवन के मूल्यों को समझने की बात नहीं है। अपनी सुरक्षा खुद उनके हाथ में, हेलमेट पहन करके ही बाइक चलाएं, बिना सावधानी के बिना रोड देखे कभी क्रॉस ना करें और किसी भी परिस्थिति में मदिरा का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाएं। झारखंड के गिरिडीह जिले में जल योजनाओं की हालत बदहाल है। हेमंत सरकार की सोलर जल मीनार योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मोदी सरकार की नल जल योजना की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। देवरी प्रखंड के दीघी पंचायत में सोलर जल मीनार का निर्माण भी अधूरा है और कई गांवों में पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए के खर्च होने के बावजूद उन्हें शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हुआ। पेयजल स्वच्छता विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते सोलर जल मीनार शोपीस बनकर रह गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत बने एक भी जल मीनार से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा। पूर्व डीसी नमन प्रियेश लाकड़ा के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन सुधार के नाम पर स्थिति जस की तस बनी है। जल जीवन मिशन को लेकर के सिर्फ कोसोगुंद दीघी पंचायत नहीं और गिरिडीह जिला नहीं, पूरे झारखंड में
यहाँ की जो झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार है, आप सभी से छिपा हुआ नहीं है कि चारों तरफ लूट मचा हुआ है और सरकार लूटने में मस्त है। हर विभाग में भ्रष्टाचार हावी है, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग की बात हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की विकास की बात हो। यहाँ के सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के अफसर लूटने में व्यस्त हैं। आज आप कोसोगुंदो दिघी में हैं तो देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन के जो बड़े बड़े टावर खड़े हैं, आप देख लीजिए कहीं पर इनकी पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है, केवल शो के लिए इसको खड़ा कर दिया गया है। इसके नीचे में जब देखेंगे कि जिस समय इसकी बोरिंग हुआ, इसकी बोरिंग की गहराई कितनी है, कहां तक पाइप गया है, नीचे में मशीन लगा हुआ है कि नहीं, कहीं पानी नहीं चल रहा है। और सब जगह काम के पूर्व सारा योजना का 90% की निकासी यहाँ के संवेदक और यहाँ के अफसर के मिली भगत के द्वारा सब कर लिया गया है। हमारा गांव में सब चीज का दिक्कत है। हम लोग कोई लाभान्वित इससे सरकार की जो नरेगा से हम लोग कोई लाभान्वित नहीं हो चुके हैं अभी। कोई अच्छा जल नल योजना से भी लाभान्वित हम नहीं हो पाए। हम तो गंदा पानी पी रहे हैं सर। जल विरार जो बना हुआ वो चलने नहीं दे रहा है। जल विरार जो पानी तो जाता था लेकिन आलू पटाता था, बैगन पटाता था, सिंचाई कर में ले जाता था। इसके लिए हुआ जब हम लोग में बोला बोली तो उसका तारे काट दिया। कौन काटा था तार? आपको उसको हम लोग देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या काटा। तो उसके बाद दोबारा ठीक हुआ कि नहीं? ना कुछ नहीं। हजारीबाग की रहने वाली अनुष्का जैन पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग कर दिखाने की ठानी है। एक क्लाउड किचन की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है। उनके इस स्टार्टअप का खास आकर्षण है उनके हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट पिज्जा, जो कि युवाओं के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। अनुष्का ने क्लाउड किचन का नाम पिज्जा टेस्ट रखा है और दिन भर किताबों में डूबी रहने वाली अनुष्का शाम को अपने किचन में खुद पिज्जा बनाती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाती भी हैं। ये पिज्जा मैंने बाहर से सीख करके आया है। मेरी बुआ ने मुझे सिखाया था। तो मैं एक बार जयपुर गई थी और सब कोई बाहर में खा रहे थे। मुझे बाहर का खाना थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए मेरी बुआ ने घर में बनाना स्टार्ट किया। मैं घर में ऐसे ही घूम रही थी, मैंने देखा कि वो सच में बना रही है, तो मैंने भी देखा कि चलो ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैं भी सीख लेती हूँ। घर में है, फुल हाइजीनिक है, सब चीज अच्छा है, घर का चीज है। तो मैंने भी सोचा चलो भाई ट्राई करने में क्या जाता है। तो जब वो बना रही थी, एक बार बनाई, मैंने खाया। दूसरी बार मैंने बोला बुआ को कि मैं खुद से बनाती हूँ। जब मैं खुद से बनाना स्टार्ट की तो मुझे इतना मजा आया बनाने में, और फिर मैं उसे वो खुद ही खाई, घर वाले भी खाए। इतना टेस्टी था, फुल हाइजीन मेंटेन हो रहा था बस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब कोई बनाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वेज नॉन वेज का भी थोड़ा सा चक्कर होता है। मैं पूरी वेजिटेरियन हूँ। मैम चूंकि हर जगह रेस्टोरेंट या और भी हर जगह आजकल पिज्जा बिकने लगा, तो उन पिज्जा में, आपके पिज्जा में लोगों को अलग और खास क्या मिलता है? मेरे में जैसे कि बहुत सारे बाहर के जैसे कि कुछ आते हैं, मैं वो सब नहीं डालती हूँ। मैं सारी चीज देसी डालती हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा था कि मैंने घी यूज किया था अभी घी बनाने में, तो घी डालो, सब्जी डालो। सब्जी भी जो आती है वो मैं फ्रेश कट करती हूँ, वो डालती हूँ। मैं मेरी मिर्च मसाला और कुछ चीज है वैरायटी, वो मैं अपने घर की ही यूज करती हूँ। इसलिए बाहर का फ्लेवर और घर का फ्लेवर में बहुत अंतर भी होता है, और ये फुल हाइजीन भी मेंटेन होता है। काफी लोग पिज्जा ट्राई किए, उन्हें बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँ। मैं इसे अगर और अच्छे से चलने लगे तो मैं बहुत ऊपर तक इसे लेकर के जाऊंगी। रांची के नामकुम में पुल बनाने वाले संवेदक से लेवी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माओवादी के नाम पर 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों और मामले में सामने अन्य अपराधियों पर पूर्व में उग्रवादी का कनेक्शन भी रहा। गिरफ्तार अपराधियों में सुखलाल मुंडा और सुखलाल भेंगड़ा गिरफ्तार हुआ है। अन्य 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। 22 मई को
जो नामकुम थाना क्षेत्र में जगह है गरुड़ पीढ़ी, वहां पर एक पुल बन रहा है विशेष प्रमंडल का। तो उसके ठेकेदार से और मुंशी से लेवी मांगी गई थी। लेवी का पर्चा दिया गया था और फिर लगातार फोन आ रहा था कि हम लोग माओवादी संगठन के हैं, आप 10% लेवी दीजिए, नहीं तो आप पर फौजी कार्रवाई हुई। इस बात का अनुसंधान जो है नामकुम पुलिस ने बहुत ही गहराई से किया और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। जिस बाइक से वो लोग साइट पे आए थे धमकी देने के लिए, वो दोनों बाइक बरामद हो गया है। जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी वो मोबाइल भी बरामद हो गया है। और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनकी बातों से इस बात का खुलासा हुआ कि ये असली में यह बात आरंभ जो है उस ठेकेदार के मुंशी ही नहीं किया था। मुंशी गरुड़ पीढ़ी का ही रहने वाला है और उसका कहना था कि उनको वेतन नहीं मिला है। तो इसने डिस्कस किया कि कैसे पैसा निकाला जाए और तब फिर जो है वहीं गरुड़ पीढ़ी के बगल में एक गांव है, गांव का नाम है गुलसू टोला सरंगी, उसका एक आदमी था, उसने संपर्क किया। और अभी हम लोग के अनुसंधान का विषय है कि ये 6 वो लोग जो थे मुंशी के कहने पर, ये सचमुच माओवादी संगठन के कहने पर पैसा मांग रहे थे या माओवादी पर्चा के नाम पर अपना व्यक्तिगत पैसा वसूल रहे थे। अभी इस बात का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पर जो लोग हैं उन्होंने माओवादी पर्चे का भी उपयोग किया है। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो सरेंडर तो अरेस्टेड है, बोयदा पाहन जो है उसका रिलेटिव है। इसमें से 3 आदमी है जो 17 CLA यानी उग्रवादी धारा में पहले भी जेल गया है। तो ये संभावना बनती है कि ये माओवादी संगठन से सीधे जुड़े हुए भी हो सकते हैं और या माओवादी संगठन पर वसूली पर। उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रेस्ट लोग पकड़े जाएंगे तो ज्यादा बात क्लियर होगी। कुल मिलाकर इस पूरे घटना में 6 व्यक्ति थे उस मुंशी के अलावे जो इस घटना में शामिल थे, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है। जो 2 पकड़े गए हैं उसमें सुखलाल मुंडा और दूसरा सुखराम भेंगरा। हाँ, कहे कि 3 आदमी का आपराधिक इतिहास है। 17 CLA में मतलब उग्रवादी धाराओं में जेल गए हुए हैं। मुंशी भी नहीं, फरार है। हाँ, मुंशी फरार है। और जिस मोबाइल से यहां धमकी मांगी गई थी उसी नंबर का यूज करके खूंटी के साइको थाना क्षेत्र में भी एक धमकी मांगी गई है, धमकी दी गई थी। तो और सेम नंबर था। तो एक तरह से वहां के भी कांड का खुलासा यहां से हो गया। नहीं, ये कहने का ये बहाना भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई वेतन के लिए है वो 10, अगर 3 करोड़ का अगर कोई एस्टिमेट है तो 10% 30 लाख होता है। तो कोई वेतन के लिए ऐसा नहीं करेगा। मतलब आपराधिक मनसा मन में थी और वे लोग जुड़े हुए थे, वैसे लोग जो पहले भी उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे ये इन्वेस्टिगेशन में तय करेंगे कि ये अभी जो माओवादी संगठन है उसका कितना इसमें हाथ था। राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन के कुछ ही घंटों के बाद में सिरमटोली फ्लाईओवर पर सड़क हादसा हो गया। देर रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार थार ने एक स्कूटी और बाइक में टक्कर मार दी है। 3 युवक घायल हो गए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद में बाइक थार में फंस गई, कार उसे घसीटते हुए पुराने हाईकोर्ट तक लेकर गई है। इस दौरान बाइक में आग लग गई और पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। थार में एक युवती और 2 युवक सवार थे। हादसे के तुरंत बाद पुलिस की PCR वैन मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। डोरंडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और थार सवारों की पहचान करने में जुटी है। गुरुवार की दोपहर CM हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। कल देर शाम SP बोकारो हरविंदर सिंह को बाइक चोरों के द्वारा बाइक चोरी करने को लेकर रेकी की जानकारी मिली। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी DSP की अगुवाई में गठित टीम ने एंटी चेकिंग अभियान के में शिव कुमार को सेक्टर 4 से गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बाइक चोरी किए जाने की जानकारी मिली थी। गिरफ्तार शिव कुमार ने बताया कि चोरी की गई बाइक को पांडु मुंडा के द्वारा बेचने का काम किया जाता है। उसके बाद पांडु को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए दोनों की निशानदेही पर 11 बाइक को बरामद किया है। कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ चोर जो हैं वो चोरी का प्लान कर रहे हैं, कुछ एरियाज में रेकी कर रहे हैं। उसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है संबंधित जो हमारे DSP हैं और जो थाना प्रभारी हैं उनको सूचना दी गई थी कि इस पर जो निगरानी रखें और एंटी क्राइम चेकिंग जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर लगाएं। तो उसी चेकिंग के क्रम में कुछ इनको एक सस्पिशियस
एक ग्रुप एक आदमी दिखाई दिया अपनी बाइक पे। उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक व्यक्ति है जिसका नाम शिवा कुमार नाम है, जो कि आपका सेक्टर 4 का ही रहने वाला है। स्थायी पता उसका पुरुलिया है, थाना जयपुर। तो उसने अपना बताया कि वो मतलब एरिया में जो है घूम घूम कर बाइक चोरी करता है। तो उसकी रिकवरी पे उसकी निशानदेही पर जो है कुछ बाइक्स रिकवर की गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसका जो साथी है जिसको वो फर्दर आगे वो चोरी करके बेचता है, वो उसका नाम बताया उन्होंने पांडु मुंडा। तो जिसको अगेन छापामारी करके उसको गिरफ्तार किया गया। फिर उसको जो है उसकी निशानदेही पर कुछ और बाइक्स रिकवर करी गई और उन्होंने बताया कि एक जो है एक बालक जो है आपका 18 वर्ष से कम का है, जुवेनाइल, जो वो भी उनकी गैंग में शामिल है। तो इन सभी को जो है वो किया गया है। दो शिवा कुमार पांडु मुंडा को जो है अरेस्ट किया गया है और जो बालक है उसको निरुद्ध किया गया है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मालवीय मार्ग स्थित राड़ी सती मंदिर परिसर के समक्ष श्री श्याम टाबरिया के सौजन्य से एक विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनमानस के बीच में निःशुल्क शरबत का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम जो है वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। उसके बाद मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति संगीत में डूबे नजर आए। निर्जला एकादशी एवं भीमसेन एकादशी के पावन अवसर पर ठंडे शरबत का जो वितरण है श्रद्धालुओं को किया जा रहा है और यह श्री राम सती जी मंदिर के परिसर के बाहर में किया जा रहा है। इसके आयोजक हम लोग श्री श्याम टाबरिया मंडल के सदस्यगण हैं, जो सुबह हम लोग 9 बजे से लेकर करके 2 बजे तक वितरण करने का अलग रखा गया है। बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि निषिद्ध मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पदाधिकारियों को जिले को नशा मुक्त करने को लेकर शपथ दिलाई। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा, नशा मुक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी है जिले में नशा के आगमन को रोकना। आपको बताते चले कि उपायुक्त ने नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाई है। मादक पदार्थों पर रोक के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए उपायुक्त की ये पहल देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बोकारो से है, जहां पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जहां पर बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा समाहरणालय पहुंचे थे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां पर निषिद्ध मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई, जहां पर नशा छोड़ो जीवन जोड़ो के नाम से एक टैगलाइन जो है वो जारी की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रेरित हो सकें। और ये पूरा कार्यक्रम बोकारो में रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए हैं, जहां पर पहले उन्हें शपथ दिलाई गई है और समाहरणालय सभागार में नशा छोड़ो अभियान चलाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने वहां बात कही कि नशा से मुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नशे की जो सामग्री है उसका जिले में आगमन। वो कहां से आता है? डिमांड है तो आएगा ही, और वो गलत तरीके से आता है। इसको हम कैसे रोकेंगे और बहुत कड़ाई से रोकेंगे। दूसरी बात कि हम अपने युवा, सबसे अधिक गिरफ्त में है इसके युवा, बच्चे और युवा। तो बच्चों और युवाओं को कैसे रोक सकते हैं? बच्चों और युवाओं को अगर हम उपदेश देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझाएंगे भी तो उनको उपदेश ही लगेगा, उपदेश देते हैं कि आप ऐसा ना करो, तो कभी मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। उनको ये बताना होगा कि वे इस देश के निर्माण का हिस्सा हैं। उनके मन में उतरना होगा, उनके मन को समझना होगा, और तब वैसे ही बात करते हुए उनको ये बतानी होगी
कि हम अपने देश के निर्माण की प्रक्रिया में हैं, हम किसी भी परिस्थिति में देश के निर्माण को कमजोर ना करें। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।